नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक है, जिसके लिए जो अभ्यास सीरीज हम लोग की चल रही है उसमें क्या है कि 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के अभी तक जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो लेटेस्ट हो या पुराने हो, उनका एक्सप्लेनेशन सहित उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस पोर्शन में हम लोग करने वाले हैं साइंस, और साइंस में भी हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स की भी क्लास रहने वाली है सेकेंड। ठीक है ना, साइंस में आपको पता है कि बायोलॉजी और फिजिक्स हम लोगों ने शुरू की है, और जो कि फिजिक्स में दूसरी क्लास है। और इस बार खासकर आरओआर की बात करें तो फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ये आपको पता है। और साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके ज़्यादातर पीवाईक्यू पर बेस्ड थे, मैं ये बता दूं। ठीक है ना, कुछ दो तीन क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही समझ के बाहर थे सबके, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड थे। क्लियर है। अगर इसको इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको साइंस पढ़नी है या आपको लग रहा हो कि मैं बुक लूं कोई, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप महेश वर्णवाल अगर आप लें, अगर आपने बिल्कुल नहीं ली है अभी, तो महेश वर्णवाल की बुक आती है। ठीक है ना, महेश वर्णवाल जो राइटर है उनकी बुक आती है साइंस की। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक में होती है और बायोलॉजी अलग होती है। पढ़ना हो तो वो ले लो, और नहीं तो सबसे बेस्ट है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की जो साइंस की अलग आती है, एक ल्यूसेंट जिसमें मिक्स होता है और एक ल्यूसेंट जो साइंस की आती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो साइंस के लिए। उतना पढ़ लोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे तो काम चल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो साइंस फिजिक्स क्लास 2 के पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और उत्तर देना है। क्या कह रहा है प्रश्न में, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। पहला है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पिछले टर्म पे जो फिजिक्स की क्लास 1 हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था सदिश राशि अदिश राशि के बारे में काफी विस्तार से। ठीक। दूसरा है, यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। अगर सदिश योग के नियमों का पालन करती तो यह सदिश राशि होती, अदिश क्यों होती। ठीक है, तो ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसी वजह से ये अदिश राशि है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखें। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विद्युत विभव, अब यह विद्युत विभव क्या है, सदिश है कि अदिश। तो याद रखना है कि विद्युत विभव क्या है, ये अदिश राशि है, सदिश नहीं है। विद्युत विभव की बात करें अगर, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है कभी कभी। एसआई मात्रक होता है तो जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, और इसको वोल्ट भी कहा जाता है। तो विद्युत विभव का मात्रक सीधे सीधे क्या है, वोल्ट। और आपको जो क्वेश्चन में वोल्ट ही देखने को मिलेगा, जूल प्रति कूलाम बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी, या उसी कक्षा में घूमती रहेगी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के परिता जो उपग्रह होता है, कृत्रिम उपग्रह, जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है पृथ्वी के, और ये पृथ्वी के परिता ही घूमता रहता है। तो इससे अगर कोई भी चीज गिराई जाए तो वो उसी दिशा में उसी के साथ घूमती रहेगी। ठीक है, ये पृथ्वी पर भी नहीं गिरेगी और ना ही अंतरिक्ष में चली जाएगी। ठीक है, तो उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी रेखीय संवेग के 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखते हैं। देखिए, अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² इक्वल हाफ mv²। अब कह रहा है रेखीय संवेग, संवेग क्या होता है, p इक्वल mv होता है। तो इसी संवेग को अगर हम दुगुना कर दें तो यहाँ पे मान लो 1 गुना होगा, तभी तो यहाँ का दुगुना होगा, और दुगुना कर देंगे तो ये हाफ से हाफ कटा, 1 बराबर 4, कितना हो गया, ये 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखें। प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है सबसे मजबूत बल, सबसे
मजबूत बल कौन सा है? तो याद रखना पूरे ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। कौन सा है? नाभिकीय बल। अल्प दूरी पर लगता है, बहुत ही कम दूरी पर लगता है। अगर यही पूछ ले सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल बताओ, तो आप बताओगे गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, ठीक है। बल बहुत सारे होते हैं, जैसे नाभिकीय बल हो गया, विद्युतीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, वॉन्डर वाल बल हो गया, है ना। तो बल कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे मजबूत याद रखना है नाभिकीय है, और सबसे कमजोर याद रखना है गुरुत्वीय। तो नाभिकीय का लिखा हुआ है ऑप्शन बी, सबसे मजबूत की बात कर रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न में से किस एक के संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करती है? कुल मिला के जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पढ़ा होगा वनडे एग्जाम में, या वन लाइनर बहुत ही आता है। जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला चलते हैं कि जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, परंतु भार अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, द्रव्यमान भार दोनों शून्य हो जाएंगे। तो ये सरासर गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है कि द्रव्यमान और भार ये दो चीजें हैं। सॉरी, भारत लिख दिया मैंने, भार। देखिए भार जो है स्थान बदलने पर बदलता है। अगर स्थान बदलने पर बदलता है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? बदलता नहीं है, ये बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। और अंतरिक्ष की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें तो वहां पर जी का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। अब जैसे बोल रहा है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य होता है। भार का मतलब जी, जी क्या होगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। इस वजह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना है कि अगर आपसे पृथ्वी से रिलेशन पूछ ले कि पृथ्वी में जी का मान या कहाँ पर भार अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि भार बदल रहा है, तो याद रखना है कि भार जो है ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है, प्लस बना दिया है, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर न्यूनतम होता है, माइनस कर दिया है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो भार होता है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। इस वजह से जो रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं वो ज्यादातर उनके जो केंद्र होते हैं ना विषुवत रेखा पर ही स्थित होते हैं, या विषुवत रेखा के नजदीक स्थित होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? कि जो स्टोव होता है उसमें बत्ती लगी होती है, इस पे ऑयल चढ़ता है, क्यों? तो भैया केशिकत्व की क्रिया होती है ना, तो केशिका क्रिया के कारण, ऑप्शन है। चलिए अगला, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। देखिए वायु दाब मापी में आपने पढ़ा होगा बेसिक, और जिसकी रीडिंग होती है इसमें 3 कंडीशन होती है। एक, या तो अचानक गिरावट आ जाए किसमें? रीडिंग में। दूसरी कंडीशन होती है कि गिरावट ना आ जाए, कि रीडिंग चढ़ जाए, ऊपर हो जाए, ऊपर उठे। और यह कंडीशन होती है कि धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए। तो ऊपर उठे तो भैया साफ मौसम रहेगा। क्या रहेगा? मौसम कैसा रहेगा? साफ रहेगा। अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो बारिश या तूफान आने की गुंजाइश है, बारिश, ठीक है। और अगर अचानक नीचे आ जाए तो भैया तूफान काफी तेज आने वाला है, तूफान, ठीक है। तो बस वही चीज है, तो अचानक नीचे आ गया है तो तूफान होगा। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? बस यही 3 कंडीशन होती है इसमें, आपने जरूर पढ़ा होगा। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए पहला पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, कि विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भैया द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन भार बदलता है अलग अलग स्थान पर। उसके बाद दूसरा नंबर है कि गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है। तीसरा है किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, बिल्कुल सही है। भार क्या एक प्रकार का बल ही तो है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, या गुरुत्वीय बल एक कमजोर बल है
जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो। बिल्कुल सी अभी मैंने बताया है कि सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल है और सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी आपका गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, ये क्या होता है? घटता है। तभी तो आपका जो वजन पृथ्वी पर है और चंद्रमा पर जाओगे तो वजन क्या होगा? घट जाएगा ना। तो ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता थोड़ी ना है, घटता है। बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है? बेसिक सा क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो बस ऑप्शन इज द राइट, न्यूटन का है। क्लियर? नेक्स्ट। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, इसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया है कि अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष में जी का मान 0 हो जाता है। तो भैया कितना होगा? 0 होगा, चाहे जितना किलोग्राम बढ़ा लो घटा लो। ऑप्शन ए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे देखें। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो, मतलब कहने का कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी पर उसका भार घट जाएगा और मात्रा बढ़ जाएगी। गलत। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा और मात्रा घट जाएगी। गलत। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। गलत। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल सही है, तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, ये भी बिल्कुल सही है। डी वाला बिल्कुल सही है आपका। देखिए चंद्रमा पर मान लो कोई 8 किलोग्राम का है, तो भैया पृथ्वी पर जैसे ही आएगा तो उसका बढ़ेगा ना। अब पृथ्वी पर किसी का कोई द्रव्यमान है, सॉरी कोई भार है, तो वो चंद्रमा पर जाएगा तो वहां घटेगा। तो एक दूसरे के इन्वर्स चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर डी बिल्कुल सही। लेकिन मात्रा में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है बताना है। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। गलत। कुंडली में घर्षण कम होने। गलत। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। समय बढ़ जाएगा तो क्या होगा? घड़ी सुस्त लगेगी, कि कहते नहीं कि यार बहुत सुस्त चल रही है, दिन बहुत लंबा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अब समय बढ़ गया तो लगता है कि यार बहुत सुस्त घड़ी चल रही, इस वजह से। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, T = 2 पाई अंडर रूट L/G, या इसको हटा दें अगर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताऊं, ये L/G कौन सा अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि नहीं, L/G, ये फॉर्मूला याद रखो लोलक घड़ी वाला। क्या बोला है? लंबाई जैसी बढ़ी, L का मान जैसी बढ़ा, टाइमिंग बढ़ गई, क्या हो गई? सुस्त हो गई। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो T बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो T घटेगा, है ना, एक दूसरे के ये इन्वर्स है और ये बिल्कुल समान है। क्लियर है? तो याद रखना ये फॉर्मूला भी। चलो आगे देखें। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, अब देखो ये तो बेसिक सा है, इसमें आप अगर कोई लॉजिक ना भी याद करो तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर पानी बाल्टी जो है वो पानी के अंदर डूबी है तो बाल्टी क्या होगी? बाल्टी क्या होगी? वो हल्की होगी, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा। और जब पानी के अंदर कोई भी चीज होगी तो वो क्या होती है? हल्की होगी। देखिए जैसे ही पानी के बाहर आएगी तो वो अपने बाहर में आ जाएगी। तो वही लिखा है कि पानी के सतह से ऊपर जैसी आएगी तो भारी हो जाएगी। और जब आप बाल्टी, मान लो ये कुआं है, इधर मान लो कुआं है और ये बनी है इधर रस्सी और ये अंदर बाल्टी है, ठीक है। जब ये रस्सी खींचेगी और यहाँ तक पानी भरा है और जैसे ये देखो ये पानी से ऊपर आ गई, तो जब खींचोगे तो पूरा वेट बाल्टी का भी और पानी का भी वो आपको पूरा खींचना पड़ेगा, तो क्या होगी? भारी हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट है, ऑप्शन इज राइट। और जिसने कंसेप्ट नहीं भी पढ़ा है तो उसको नॉर्मली पता होगा इतना ही। चलो आगे देखें नेक्स्ट। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? तो पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अंदर है, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। तो बस गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? चलिए आगे देखें। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है, कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन जो उसमें हाई टेम्परेचर, और खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाता है उसमें। और हाई टेम्परेचर क्यों हो जाता है? तो भाई साहब कि जो ऊपर जो छेद होता है, छेद, इसका जो क्षेत्रफल एरिया है, पहले तो ये निर्भर करेगा
और उस पर रखा वजन मतलब सीटी वो निर्भर करेगी। इस वजह से ऑप्शन है यहाँ पर सही है। पकाए जाने वाले पदार्थ का कोई नहीं है कि उसमें तुम क्या पका रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो जो छेद है मतलब कुल मिला के जो सीटी है उसी पर निर्भर करता है। तभी आप केवल देखोगे जो सीटी है वही इंपॉर्टेंट होती है, बाकी कुकर चाहे आप 3 लीटर ले लो 5 लीटर ले लो कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे देख, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? बेसिक क्वेश्चन है। तो वायु दाब क्या होता है वहां पे, कम हो जाता है भाई। ऊंचाई में जैसे जैसे ऊंचा जाओगे तो वायु दाब में क्या होगी, कमी आएगी। ऑप्शन है। नाक से खून भी निकलने लगता है, पेन की स्याही भी निकलने लगती है, सिंपल। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। अभी हम लोगों ने देखा था जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? मतलब पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण है अगर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया तो वायुमंडल खत्म। अब वायुमंडल जैसी खत्म तो जी का मान 0, मतलब भारत लिख दिया, फिर भार क्या होगा? 0। अभी मैंने आपको पीछे कुछ क्वेश्चन में बताया कि भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब भार 0 हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान कितना रहेगा? तो द्रव्यमान भैया नो चेंज, द्रव्यमान पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए वस्तु का भार 0 हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखें नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर तो गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और आपको पता है G m1m2/r², ये गुरुत्वाकर्षण का आपने पढ़ा अच्छे से, ये आपने सूत्र पढ़ा है, ठीक है। G m1m2/r², r क्या है? यही तो है आपकी दूरी। तो इसी दूरी को बोल रहा है, यदि मान लो ये दूरी 1 है और इसी को हम दुगना कर दें तो क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 हो जाएगी। तो अब जितना है उसका चौथा भाग, 4 गुना नहीं। ये देखिए ऑप्शन बी में 4 गुना है, 4 गुना का मतलब होता है इंटू 4, और चौथा भाग का मतलब 1/4 भाग। तो ये वाला आपका सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर। समझ में आया? चलिए आगे देखें। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार कितना होगा? और अभी मैंने बताया है कि भैया अंतरिक्ष में कुछ भी ले जाओ, G = 0, भार 0, 0 किलोग्राम। ऑप्शन डी इज द राइट, 0 होगा, 0। क्लियर? बस घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आगे देखें। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरता इंगित करता है। तो वायुमंडलीय दाब मैंने बताया था 3 कंडीशन होती है, ये तो ऊपर चला जाए आसानी से, या तो धीरे धीरे नीचे आए, और एकदम सट्टे से नीचे आ जाए। तो ऊपर जाएगा तो मतलब मौसम साफ है, धीरे धीरे नीचे आएगा तो भैया वर्षा होने वाली है, और एकदम नीचे आ जाएगा तो भैया आंधी तूफान आने वाला कायदे से। तो ऑप्शन इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम लायक क्वेश्चन है। मान लो एक गिलास है, उस पर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, यहां तक भरी है, इस पे आप कुछ टुकड़े बर्फ के डाल देते हो और ये यहां तक आ जाता है। भाई बर्फ पिघलेगी तो बर्फ भी तो एक तरीके का पानी है और उसी में तो मिला हुआ है, तो बर्फ पिघलेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बढ़ जाएगा। बर्फ पिघलेगी तो उतना ही तो रहेगा, क्योंकि भार तो सेम हो गया। तो क्या हो गया? पानी की सतह नीचे आ जाएगी, गलत। ऊपर हो जाएगी, गलत। पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी, गलत। पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी। बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉर्मल। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण? एक ट्रेन है, उस पर कोई यात्री बैठा है, ट्रेन जब चलती है अचानक तो यात्री का सर पीछे हो जाता है। दूसरी कंडीशन है, एक ट्रेन है चल रही है, ठीक है, पर अचानक रुकती है तो यात्री का जो सर है वो आगे हो जाता है। तो क्या है? गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ठीक है, ये दोनों कंडीशन वही है, मतलब न्यूटन्स का प्रथम नियम जो है। तो हमसे क्या बोला है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, तो मतलब चलना आरंभ कर रही है मतलब गति का जड़त्व है। ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट, वायु शक्ति
में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, चेंजमेंट होता है, ये पूछा गया है। तो वायु शक्ति में क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा है वायु में, और गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉरी वायु में गतिज, हाँ वायु में क्या है, गतिज ऊर्जा है। ऊर्जा का कौन सा रूप, हाँ सही है, वायु में क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस में रूपांतरित हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। क्यों, क्योंकि वायु जब चल रही है तो क्या है, पवन चक्की भी है, तो ये गति हो रही है, और गति हो रही है नीचे क्या है, मोटर हिल रही है। जब मोटर चलेगी तो क्या होगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने फिल्म देखी होगी टाइटैनिक। टाइटैनिक का जो जहाज था वो क्यों डूब गया, क्योंकि उसको जो आइसबर्ग दिखा, समझिए उसको जो आइसबर्ग दिखा, ये मान लो समुद्र है, ये क्या है, ये समुद्र है। इस समुद्र में उसको, भाई अंटार्कटिका में घूम रहा था वो, उसको दिखा कि भैया ये है आइसबर्ग, ये है आइसबर्ग मतलब पहाड़, और ये आ रही है नाव, इस प्रकार की नाव है ना कुछ। अब ये नाव आ रही है, इस प्रकार से चल रही है इधर से, ये आइसबर्ग दिखा, और दिखा कि बहुत ही छोटा है, लेकिन वो था बहुत ही बड़ा, क्योंकि अंदर तो बहुत बड़ा है ये। तो इस वजह से कितना भाग समुद्र की सतह पर दिखाई देता है, तो मात्र 1/9। और शेष कितना बचा, 8/9। ये 8/9 पूरा का पूरा समुद्र के अंदर था। यही वो लोग नहीं समझ पाए और जल्दबाजी में ठोकर मार दी। और आइसबर्ग काफी पावरफुल होते हैं, वो आपको पता ही है बर्फ कितनी पावरफुल होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि समुद्र में आइसबर्ग का 1/9 ही हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, बाकी शेष हिस्सा नीचे दिखाई देता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि सिंपल सा है, गुरुत्व नहीं है। भाई गुरुत्वाकर्षण होता है, खड़े रह जाते, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। अपने अक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से कर पाता है। तो आपने दो बलों के नाम सुने होंगे, एक है अभिकेंद्री बल और एक है अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल केंद्र पर काम करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है, और अपकेंद्री बल केंद्र के बाहर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, वो केंद्र की ओर लग रहा है। मतलब ये मान लो पृथ्वी है, और इस पर जो भी होगा वो केंद्र की ओर आना चाहेगा, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से बाहर है, और बाहर क्या है, चंद्रमा है, सूर्य है, तो ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक स्थिर हो जाता है, अब स्थिर हो जाता है, तो ये किस कारण से, अभिकेंद्रीय बल के कारण से घूमता रहता है। तो ना ये पृथ्वी पर गिर जाता है और ना बाहर चला जाता है, एक जगह ही घूमता रहता है। क्लियर है। एक और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये रोड है, रोड के जो मोड़ी आती है ना, मान लो साइकिल से जा रहे हो, और जब रोड पर मोड़ोगे तो साइकिल जब मोड़ोगे तो इसी ओर घूम जाओगे, मतलब साइकिल को इसी ओर दबा दोगे। ऐसा नहीं करोगे कि उस ओर दबा दिए और उस ओर करते हुए मैं ऐसे चल रहा है, नहीं, आप साइकिल को इसी ओर क्या करोगे, गिरा दोगे, मतलब अभी केंद्र कर दोगे, केंद्र की ओर, और तब जाके आप अच्छे से साइकिल को मोड़ पाओगे। क्लियर है, बचपन में पढ़ा होगा काफी। नेक्स्ट, सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था। याद रखना है, सापेक्ष गति का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। यहाँ पे गति न्यूटन ने लिखा था, आइंस्टीन ने दिया था। और सापेक्ष गति का सिद्धांत दो प्रकार का है, एक है विशिष्ट सापेक्ष गति का सिद्धांत, और एक है सामान्य सापेक्ष गति का सिद्धांत। ठीक है, ये मैं आपको अगले टर्न पर विस्तार बताऊंगा इसका, क्योंकि अगले टॉपिक इसी में है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा, तब इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। मैंने साफ साफ चीख के बताया, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान बदल जाएगा, गलत। द्रव्यमान दोनों भैया भार तो बदलेगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। धावन मशीन का मतलब है, धावन सोडा सुना होगा, धावन मशीन कपड़े वाली मशीन, वॉशिंग मशीन। क्या है मतलब, धावन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कपड़े डालो घूमती है अंदर, क्या होता है, कपड़े जो है केंद्र की ओर नहीं आते हैं, जो मशीन की बॉडी होती है ना, उस पर कपड़ों को काफी जोर से पटका जाता है बाहर की ओर,
क्या किया जाता है, कपड़ों को काफी जोर से पटका जाता है तो गंदगी जो है वो निकल जाती है। तो अब केंद्र की ओर आएगा तो अभिकेंद्री होता, लेकिन बाहर की ओर काम कर रही है तो क्या होगा, अब केंद्री होगा, अब केंद्री ना कि अभिकेंद्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही है। बताइए समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे देखें। ओके, तो हमारे सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम लोगों ने आज फिजिक्स की क्लास नंबर 2 ली थी। और एक मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि संडे से अब हिंदी शुरू करूंगा मैं, क्योंकि हिंदी खासकर आर ओ में 60 नंबर कवर करेगी और ये 60 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। ठीक है, तो हिंदी में शुरू करूंगा, हिंदी का कैसे क्या क्या शुरू करूंगा और आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको संडे को ये जब क्लास होगी उसी में बता दूंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।